बच्चों, शिखर हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 पाठ 10 थोड़ी धरती पाऊं कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। यह जो कविता है इसमें वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण व्यक्ति और प्रकृति से जो संबंध उसका था उसमें अब अंतर दिखलाई पड़ने लगा है। आज वर्तमान समय में मनुष्य ने अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए धरती को कंक्रीट का जंगल बना दिया है। तात्पर्य, व्यक्ति आज अपनी सुख सुविधा को ज़्यादा महत्व दे रहा है और उस महत्व के कारण ही प्रकृति के साथ वह छेड़खानी कर रहा है। आज चारों ओर इमारतों का अंबार खड़ा कर दिया गया है। कवि अपनी इस छोटी सी बगिया के लिए इंच भर धरती ढूंढ रहा है पर उसे कहीं मिल नहीं पा रहा है। कवि इस अपनी कविता के माध्यम से कह रहा है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती पर बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, फल दुकानों में है, फूल गले में नेताओं के, दुख अरमानों में है। बच्चों, जलाशय मीन्स तालाब, सरोवर। इंच माने थोड़ी सी, अरमान माने इच्छा। अब कवि की इच्छा है और उसकी इच्छा क्या है कि कवि की इच्छा यह है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। उसके पास जमीन नहीं था और वह चाहता है कि कहीं पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए और जिस पर वह बगीचा लगा सके। थोड़ी धरती पाओ, थोड़ी धरती मिल जाए और उस धरती पर बाग बगीचा और उस धरती पर वह बगीचा लगा सके। जो हो सके लगाऊं और उसका परिणाम क्या होगा कि खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। अब उसकी इच्छा है कि जब बगीचा हो जाएगा तो बगीचे में फूल खिल जाएंगे, चारों तरफ फल लग जाएंगे और जो फूलों की खुशबू है वह चारों तरफ व्याप्त हो जाएगी, अर्थात चारों तरफ फैल जाएगी और ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। और कवि चाहता है कि बगीचे के जलाशय में, तालाब में चिड़िया आकर के स्नान करे और फिर अपना मधुर
जो संगीत है उसको उस बाग में फैलाए। अर्थात जो ताजी हवा है उस सरोवर में, उस जलाशय से हो करके निकले और जिससे चारों तरफ का जो वातावरण है वह शीतल हो जाए। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। लेकिन कवि को पूरे शहर में खोजने के बाद भी 1 इंच धरती नहीं मिल पाती है। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई, और उसे एक पेड़ नहीं मिलता है जिसे वह अपना भाई कह सके। क्योंकि उसके द्वारा कहीं एक वृक्ष का निर्माण ही नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में व्यक्तियों के द्वारा वृक्षों की कटाई तो किया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा एक वृक्ष लगाया नहीं जा रहा है। आगे, चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, फल दुकानों में है, फूल गले में नेताओं के दुख अरमानों में है। चिड़िया सब डरती हैं। अब यह जानते हैं आप कि पक्षी सदैव से ही मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। दोनों, एक प्रकृति और मनुष्य, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा असंभव है। मनुष्य क्या, जितने भी पशु पक्षी हैं सब प्रकृति पर ही निर्भर हैं। अब अगर आप इतिहास के उदाहरण देखें तो प्राचीन मूर्तियां ही नहीं बल्कि पाषाण कालीन गुफा में भी, चित्रों में भी पक्षियों के अंकन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। आज मनुष्य प्रकृति के प्रति व्यक्ति इतना क्रूर हो गया है कि जो पक्षी हैं वह मनुष्य भी डर रही हैं। चिड़िया सब डरती हैं मुझसे, कवि करा मुझसे यहाँ मनुष्य, जो मनुष्य है उसके पास अब पक्षी आने से भी डर रही हैं, क्योंकि मनुष्य क्रूर हो गया है, पक्षियों को मार दे रहा है। एक समय यह था कि जो पक्षी होते थे वह मनुष्य के घर में ही घोंसला बना लेते थे और वहीं पर अपनी जीवनचर्या करते थे, वहीं अपना दैनिक चर्या का पालन होता था, आना जाना लगा रहता था, दोनों एक दूसरे के मित्र बन के एक ही घर में रहते थे। लेकिन आज पक्षी भी उसी मनुष्य के पास जाने से डरने लगा है। फल दुकानों में है, फूल गले में नेताओं के दुख अरमानों में है। अब जो फल हमारे बाग बगीचे में होते थे, जो हमारे बाग बगीचों की शोभा बढ़ा रहे थे, अब आज दिन पे दिन बाग बगीचे तो कटते जा रहे हैं और उन बाग बगीचों के कटने का परिणाम यह है कि जो फल है उसकी संख्या अब कम होती चली जा रही है। और यही कारण है कि अब वह फल हमारे घर में न मिल करके बल्कि दुकानों की शोभा बनी हुई है, जिसे लोग वहां जाकर के देख रहे हैं। और फूल गले में नेताओं के दुख अरमानों में है। अरमान, अरमान, अरमान माने इच्छा। अब जो लेखक की इच्छा थी कि यह जो फूल है वह हमारे गमले में हो, हमारे क्यारियों में हो, हमारे गले की शोभा को, हमारे गमले की शोभा को बढ़ाए, हमारे घर की शोभा को बढ़ाए। लेकिन आज वह हमें नेताओं के गले में दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ एक व्यंग रूप में कवि कह रहा है, क्योंकि वह नेता, राजनेता जो प्रकृति के संरक्षण में लंबी लंबी व्याख्यान तो देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह प्रकृति पर ध्यान ही नहीं देते।
अर्थात जो फूल उनके गले की शोभा बनती है उस पर ध्यान न देना कवि को इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। कविता आगे देखिए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे, और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं राहों में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दो मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता बनी वहशी बहसी पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। दुष्कर्म बुरे काम। सभ्यता, हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, संस्कार थी, मान्यताएं थीं, और वहशी मीन्स होता है जंगली, असभ्य। दुष्कर्म माने होता है बुरे काम। अब कवि आगे क्या कर रहा है? कवि कह रहा है कि हो सकता है पास तुम्हारे, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कई बच्चों से कहता है कि संभव है कि तुम्हारे पास अपनी जमीन हो। क्यों? क्योंकि कवि तो ढूंढ आया, कहीं उसको 1 इंच जमीन ही नहीं मिली जहां वह पेड़ पौधों को लगा सके। तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास अपनी धरती हो, अपना जमीन हो, और फूल फलों से लदे बगीचे, और वह फल फूल से लदे बगीचे हों, और माने और अपनी धरती हो, और अपना खाली जमीन हो, या यह भी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है अगर जमीन नहीं है, छोटी सी क्यारी है, और जो कि फूलों की महक, जिसमें कि फूलों के खुशबू से जो महक रही हो, और या छोटी सी खेती हो जो, या तो आपके पास खेती हो जिसमें फसलें लगी हुई हों, या फिर कुछ खेत हो जिसमें फसलें लगी हों और फसलों से वह दहक रही हों। और यह भी संभव हो सकता है, यह भी संभव है कि उनमें चौपाए माने यानी पशु उसमें घूमते हों, या हो सकता है कहीं राहों में पक्षी झूम रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आंगन में रास्ते में पक्षी चहचहाते हों। ठीक है, तो विनती है यही कब यहाँ करा है कि मेरी यह आपसे प्रार्थना है, मेरी यह आपसे विनती है कि तुम इनको मिटने देना, मत मिटने देना। मेरी यह आपसे विनती है, मेरी यह आपसे प्रार्थना है, कभी मत उस दुनिया को खोना। माने ऊपर जितनी बातें कही गई हैं इसको समाप्त न होने देना।
पेड़ों को मत कटने देना, और जो पेड़ हैं उनको कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, मत चिड़ियों को रोना, और नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा कि यदि पेड़ कट जाएंगे, क्यारियां समाप्त हो जाएंगी, फूल सुगंध गायब हो जाएगा, तो इसका परिणाम यह हो जाएगा कि चिड़ियों का जो आश्रय है वह छिन्न भिन्न हो जाएगा और उन्हीं चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और यदि यह छिन्न भिन्न हो जाएगा तो ये पक्षी नहीं रहेंगे, और पक्षी नहीं रहेंगे तो यह चहचहाहट नहीं रहेगी, और व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आगे देखिए, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। कविता आगे देखिए, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता बनी बहसी पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। इसका भावार्थ देखिए, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, माने एक एक पत्ती जो वृक्ष होता है, जो वृक्ष होता है उसका एक एक पत्ती, जो पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, उनके एक एक जो पत्ती है वह भी हमारे लिए मूल्यवान है, और इनको कभी समाप्त नहीं होने देना है। वनस्पतियों का एक एक पत्ती जो है वह हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वे हमारे सपनों को एक आधार देते हैं। सपने सोते हैं क्योंकि वे हमारे सपनों को एक आधार देते हैं। आधार माने सहारा प्रदान करते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कवि ने पेड़ों और बच्चों के बीच कई समानताएं बताई हैं। जिस जगह पेड़ होते हैं उस जगह की सुंदरता ही अलग होती है, और जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ भी अलग ही रौनक होती है। बच्चों की मुस्कान जीवन में खुशियाँ भर देती हैं। पेड़ हमें हरियाली के साथ साथ ठंडक, हवा, फल, फूल भी देते हैं। उसी तरह बच्चे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। तो यदि इन पत्तों को काटते हैं, इन शाखाओं को काटते हैं, तो बच्चों के समान उनको भी दर्द होता है, वह भी रोते हैं। और पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब कवि आगे क्या कर रहा है? कवि कह रहा है कि हमें जीवन में पेड़ों के महत्व को समझाते हुए कवि कह रहा है कि हमें पेड़ों के संग बढ़ना चाहिए, पेड़ों के साथ हमें इतराना चाहिए, पेड़ों के साथ ही हमें हिलना चाहिए, हमें उसके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, और पेड़ों से ही हमें पेड़ों को हमें अपने जीवन का एक अभिन्न हम अंग बना लें, एक अपना हिस्सा बना लें। आगे, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता बनी वहशी
पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। अब दिन पर दिन क्या हो रहा है बच्चों, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। और जो पेड़ है वह इस संसार, दुनिया माने इस संसार को हरा भरा रखती है। ठीक है, यही प्रश्न अभी था ना, आपको मैंने बताया कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ भी प्रसन्नता है और जहाँ पेड़ हैं वहाँ भी प्रसन्नता है। दोनों स्थितियों में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। पेड़ हरियाली के साथ साथ ठंडी हवा देते हैं, और जो बच्चे होते हैं जीवन में प्यार और खुशियाँ देते हैं। मानव सभ्यता अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की लगातार कटाई कर रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। पृथ्वी पेड़ रहित होती जा रही है। पेड़ों की कटाई ने सारी हदें पार कर दी है। नहीं समझते दुष्कर्मों के वे फल, और जो इन बात को नहीं समझते, कवि कह रहा है कि जो इस बात को नहीं समझते हैं, जो असभ्य लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, जो वहशी लोग हैं, उनको इसका परिणाम भोगना पड़ जाता है। उनको इसका परिणाम भोगना पड़ जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग का है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम इस स्वार्थ के कारण खुद को खोते चले जा रहे हैं। पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि पेड़ों के कटने से जो हवा है वह जहरीली होती जा रही है, जिससे मनुष्य बीमार होता चला जा रहा है। पेड़ काटने से बच्चों पर्यावरण और पृथ्वी दोनों को नुकसान होता है। पेड़ काटने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वह खत्म हो जाती है, जिससे मिट्टी अपने जगह से खिसक सकती है। पेड़ मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। यदि पेड़ काट दिए जाएंगे तो बाढ़ आने का खतरा बन जाएगा और खेतों को उचित मिट्टी भी नहीं मिलेगी। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। यदि इसी तरह बच्चों पेड़ काटते रहे हम, तो पेड़ों के बाद एक दिन वह आएगा कि हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए पेड़ हमारे मित्र हैं। पेड़ हमारे मित्र हैं और जो हमारा जीवन है वह इन्हीं पेड़ों पर निर्भर करता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखो बच्चों कविता। इसलिए था सोच रहा अपनी कुछ धरती होती, तो मैं गूंथ गूंथ कर देता तुमको उसके मोती। लेकिन अब काले अक्षर की कोयल भेज रहा हूँ, जी भर संग कूकना इसके स्वर कर तेज रहा हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता की लास्ट पंक्ति बच्चों देखिए, इसलिए यह सोच रहा हूँ अपनी कुछ धरती होती। कब यहाँ कह रहा है कि यदि अपनी भी कुछ धरती होती, अपनी भी कुछ जमीन होती, तो शायद मैं भी उसमें क्या करता, खेती करता, क्यारियाँ बनाता, फूल लगाता, गूंथ गूंथ कर, माने जिस प्रकार से माला को क्रमबद्ध तरीके से पिरोया जाता है,
ठीक उसी प्रकार से जो अनाज है उसको मैं भी उस जमीन में लगाता और उससे जो अन्न रूपी मोती उत्पन्न होता उसको सब में बांट देता। लेकिन कवि यहाँ पर दुखी है, उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, इसलिए वह अपनी इस लेखनी के माध्यम से काले अक्षर की लेखनी के माध्यम से एक संदेश भेज रहा है, लिख करके एक संदेश भेज रहा है। जिस प्रकार से आप बसंत ऋतु में कोयल की आवाज़ तो सुने होंगे। हाँ, कोयल काला है फिर भी जो उसकी आवाज़ है वह मधुर है, मीठी होने के कारण सबको पसंद आती है। अब कवि भी अपने इस कविता के माध्यम से सबको अपने स्वर को तेज करने के लिए कह रहा है। सबको अपने स्वर को तेज करने के लिए कह रहा है, अर्थात इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कह रहा है, जिससे पेड़ों की कटाई रुके। प्रकृति हमारा दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है, इस बात को लोग समझें। प्रकृति की रक्षा में ही मानव की सुरक्षा है। पौधारोपण से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव है। वनस्पति के अभाव में प्रकृति का जीवनदायी स्वरूप और आदमी सहित जीव जंतुओं का अस्तित्व असंभव है। इसलिए प्रकृति और मनुष्य का संबंध कोई नई बात नहीं है, परंपरा से ही चली आ रही है। हमारे जो देवता थे वे भी पक्षियों को अपने साथ रखते थे। कवि के पास उसने कहा कि लास्ट में उसने कहा कि यदि मेरे पास थोड़ी सी भी जमीन होती, धरती होती, तो वह क्या संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। वह कह रहा है कि कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी जमीन होती तो उस पर हरा भरा मैं वातावरण स्थापित कर सकता था, उस पर बाग बगीचे लगाकर वातावरण को शुद्ध कर सकता था तथा फूलों की खुशबू द्वारा हम उसके सुगंध को महका सकते थे। सब्जियों से लदी हुई क्यारियों के साथ साथ कब इस धरती पर सुनहरी फसलों वाले खेतों की संभावना को भी व्यक्त करता है। तो बच्चों, निश्चित रूप से आप इस कविता को समझ चुके होंगे और कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नों का उत्तर है वह भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। धन्यवाद।